नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में बन रहे छोटे छोटे पाकिस्तान की, हिंदू आबादी के बीच अचानक बढ़ रहे मुस्लिम आबादी की और बढ़ती आबादी के कारण खड़े होने वाले समस्याओं की। हिंदुस्तान में बेतहाशा बढ़ती मुस्लिमों की आबादी ने नाक में दम कर रखा है। दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराकर लोगों को भारत में पाकिस्तान होने का एहसास एक बार फिर से करा दिया। एक देश में तिरंगा के प्रति इनके दिल में कितनी नफरत है और कितनी श्रद्धा है, वो भी इस घटना से सामने आती है। दरभंगा की बात करने के बीच ही जलगांव से एक खबर भी आई है जो हमारी और आपकी चिंता बढ़ा रही है। महाराष्ट्र के जलगांव से गुजर रही यात्री ट्रेन पर मुसलमानों ने पत्थरबाजी की। सैकड़ों की भीड़ ने ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर की सूझबूझ से ट्रेन वहां से निकलने में सफल रही। लेकिन ट्रेन की गति कम होने के कारण उसका फायदा उठाकर जिहादी मानसिकता के मुस्लिमों ने ट्रेन पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी कर दी, जिससे दर्जनों यात्री घायल हो गए। यह पत्थरबाजी बेवजह की गई थी। रेल मंत्रालय ने मामले का संज्ञान ले लिया है अभी और इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन क्या कार्रवाई होगी इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो हमला हुआ है, जिस मानसिकता से हमला हुआ है, जिस कारण से हमला हुआ है, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन सवाल महत्वपूर्ण यह है कि क्या मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए अलग से सुरक्षा की व्यवस्था कर दी होगी? यह समस्या जलगांव या दरभंगा की नहीं, बल्कि हर उस शहर या कस्बे की है जहां मुस्लिमों की आबादी बेतहाशा बढ़ी है। बिहार के दरभंगा में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का आइडिया मुसलमानों को AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था। संसद सदस्यता की शपथ लेने के दौरान ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का जयकारा लगाया था और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और संदेश टूल गैंग के जरिए दरभंगा तक, या यूं कहें कि जमीन तक पहुंचा दिया गया। आज दरभंगा में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। कल दिल्ली में, लखनऊ में, भोपाल में, कहीं भी लहराया जा सकता है। पाकिस्तान का झंडा दरभंगा में पहले ही लहराया जा चुका है। दरभंगा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर तेजाबी हमले भी हो चुके हैं। रामनवमी के दौरान हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाने पर हिंदू कार्यकर्ताओं पर FIR भी दर्ज कराया जा चुका है, यहां पर जब वहां पर RJD की सरकार थी। हिंदुस्तान के कानून और तिरंगे के प्रति जिहादियों की नफरत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इनका दुस्साहस भी अपनी सीमा को पार करता जा रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि भारत में फिलिस्तीन का झंडा लहराकर मुसलमान क्या संदेश देना चाहते हैं। क्या भारत में फिलिस्तीन का झंडा लहराना तिरंगे का अपमान नहीं है? क्या जलगांव में ट्रेन पर जिहादियों द्वारा किया गया पथराव मस्जिदों की बढ़ती आबादी का नतीजा है? क्या भारत में मुस्लिमों की बढ़ती आबादी देश के लोकतंत्र पर खतरा है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने बनाई है, वो रिपोर्ट पहले देखिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। अहमदुहु नुस्सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर जो क़ानून के मुजब तय पाया है एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालिमियत को बरक़रार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन, तकबीर अल्लाह। को देश की संसद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के दौरान फिलिस्तीन का जयकारा लगाकर जो ट्रेलर दिखाई थी, उसका असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। यह वीडियो बिहार के दरभंगा का है, जहां मुहर्रम जुलूस की तैयारी के दौरान फिलिस्तीन का झंडा मुसलमानों के झुंड के बीच बेखौफ लहराया गया। जानकारी के मुताबिक मुहर्रम के पहले दिन यानी सोमवार को मिट्टी लाने की रस्म के दौरान ये जुलूस निकाली गई थी। इसका आयोजन दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से किया गया था। किला घाट स्थित जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय के सामने जुलूस में शामिल होने वाला एक लड़का इस्लामिक झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहराने लगा। वीडियो के वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने जांच के आदेश दिए। इसकी जांच का जिम्मा सदर DSP अमित कुमार को दिया गया है। दरभंगा SSP ने कहा है कि जांच के बाद दोषी लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रेस के माध्यम से हमें पता चला कि वीडियो के बारे में हम तत्काल जो SDPO सदर अमित कुमार जी उनको जांच के लिए आदेश दिए। अभी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी इसके बाद विसम्मत कर देंगे। वीडियो में जो आया है उसमें तो जो विभिन्न झंडा पहना गया और उसकी सत्यता जांच करने की आवश्यकता है और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जांच करके उनको रिपोर्ट भेजें और उसके बाद हम लोग इसमें कर लेंगे।
जांच करने के बाद ही रिपोर्ट आने के बाद आपको बता पाएंगे कि हमने जांच दिया, जैसा आपने वीडियो दिया उसके आधार पर हमने जांच के आदेश दिए। जो डिटेल्स मेरे पास जांच हुआ उसके जांच के आधार पर जो इसकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम आगे। दरभंगा में इससे पहले भी मुहर्रम के दौरान जिहादी इसी तरह की हरकत कर चुके हैं। पिछले ही साल दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में मुहर्रम के एक दिन पहले एक मंदिर में इस्लामिक झंडा लगा दिया गया था, जिसके बाद से तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और काफी पत्थरबाजी भी हुई थी। अब तक इस बार मुहर्रम में फिलिस्तीन का झंडा लहराकर देश की व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। यह वही दरभंगा है जहां आरजेडी सरकार के दौरान रामनवमी की शोभा यात्रा में हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाने मात्र के लिए हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया था। इसी दरभंगा में मुसलमानों ने अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा भी लगाया हुआ है। यह दरभंगा नहीं, मिनी पाकिस्तान है और यहाँ सिर्फ मामला दर्ज करने से नहीं बल्कि बाद कार्रवाई करने से ही बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। केवल मामला दर्ज करने से नहीं बल्कि कार्रवाई करने से बनेगी, और वैसी कार्रवाई जो पुश्तों तक याद रखी जाए। उस तरह की कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक इस तरीके के समाधान, इस तरीके के समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान है, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। राहुल आनंद जी हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर तेज तर्रार प्रवक्ता है, गहन जानकारी रखते हैं, मुद्दों की समझ अपने शोध के आधार पर ये बातचीत करते हैं। इंजीनियर गोपाल कृष्ण बिहार से हैं और बिहार की बहुत अच्छी समझ है राजनीति की और बातें भी ठीक ठाक करते हैं। परशुराम कुमार जी हैं, प्रांत मंत्री हैं वीएचपी के, ये भी हमारे साथ रहेंगे। और इसके अलावा हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, आज भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और चर्चा की शुरुआत जो मैं हाजी नाजिम से करना चाहूँगा। आमतौर पर मैं हाजी नाजिम से सबसे लास्ट में सवाल पूछता हूँ, लेकिन आज चूँकि मसला ऐसा है इसलिए मैं आज शुरुआत चाहता हूँ कि हाजी नाजिम मैं आप ही से शुरुआत करूँ। हाजी साहब, आप तो हज करके आए हुए हैं और पहले भी आपसे चर्चा हुई थी हमारी। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही थी वहाँ से जो मैसेज दिया था वही मैसेज जो है अब ज़मीन तक पहुँच चुका है। आपके टूल गैंग के जरिए हम लोग कहते हैं, आप भला जो कहें आपको कह सकते हैं। आप दरभंगा में जो अभी हुआ है, दरभंगा में जिस तरीके से मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, फहराए गए, क्या आपको लगता है कि यह जो है तिरंगे के प्रति अपमान है, देश का अपमान है, संविधान का अपमान है? हाँ मुकेश जी, जिस तरीके से भी फिलिस्तीन की बात करी गई है तो मैं याद दिला दूं कि मुल्क के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए इजराइल ने अरब देश की जमीन पर कब्जा कर रखा है और एक दिन ये अरब की जमीन को खाली करना पड़ेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। और देखिए जब फिलिस्तीन के झंडे भारत के अंदर जिस तरीके से अभी बताया गया है कि लहराए जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ देखिए इजराइल के झंडे भी भारत के अंदर लहराए जा रहे हैं, क्योंकि आतंक के इजराइल के जब झंडे लहराए जाते हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन जब मुस्लिम समाज अगर फिलिस्तीन के झंडे लेकर अगर चलता तो उन पे एक्शन इसलिए होता क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय है। तो बार बार मुकेश जी मैं ये कहता हूँ कि हमें अपने देश का झंडा हमेशा आगे रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं और हमारा झंडा हमारे लिए सर्वोपरि है। और देखिए हम लोग अपने झंडे के लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने झंडे का मान हमेशा ऊंचा रखेंगे। तो मुकेश जी मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ कि जिस तरीके से देश के अंदर, सुन पा रहे हैं मुकेश जी? हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ मुकेश जी मैं बार बार ये कहता हूँ कि देश के अंदर हमारा तिरंगा सर्वोपरि है और तिरंगे को हमेशा सम्मान की नजर से हमेशा सबको आगे रखना चाहिए। लेकिन फिलिस्तीन के झंडे को अगर वहां पर लहराया जा रहा है तो मैं ये कहता हूँ मुकेश जी कि फिलिस्तीन के झंडे को ना लहरा के भारत के तिरंगा को लहराते तो हम भी फक्र महसूस करते। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बातों को इन लोगों ने तवज्जो दी है, क्योंकि देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा अमन पसंद थे। वो चाहते थे कि फिलिस्तीन हमेशा आजाद हो, अपनी जिंदगी जिए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इजराइल जिस तरीके की हरकत आज कर रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों के कत्ल कर रहा है, तो कोई भी इंसान इस चीज को बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन फिर भी कुछ लोग इजराइल के समर्थन में आते हैं तो बिल्कुल गलत है। और भारत तो हमेशा शांति का प्रतीक रहा है, हमेशा अमन पसंद वालों को पसंद मैं आपकी बुद्धि की दाद देता हूँ, मैं आपकी बुद्धि आपकी समझ की दाद देता हूँ। मैं आप पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे साथ और भी बहुत सारे मेहमान हैं, वो आपकी बात का जवाब देंगे। हमारे साथ जो वीएचपी के प्रांत प्रचारक हैं, बिहार से ही है परशुराम ठाकुर जी, परशुराम कुमार जी। मैं चाहूँगा कि परशुराम जी आप आपका जवाब दें। परशुराम जी क्या कहेंगे आप? ऐसा है, ये जो बोल रहे हैं कि फिलिस्तीन का झंडा
फाड़ना कोई ज्यादा गुनाह नहीं है। ये सबसे बड़ा अपराध है और देश इसको स्वीकार करने योग्य अपराध ये नहीं है। सठम साठ्यम समाचरित की भूमिका भी प्रशासन को रखनी चाहिए और दुर्बलता के तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन। हम लोग तो शांति प्रवचन कर ही रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम भारत ही कहता है, सिर्फ पूरे संसार के सभी देश को हम कुटुंब मानते हैं, लेकिन अपने देश के पर्व में, किसी भी समाज के पर्व में दूसरे देश का झंडा फहराना ये सिर्फ एक कौम का अपमान नहीं है, पूरे देश का अपमान है, पूरे राष्ट्र का अपमान है। और इसमें कोई भी कार्रवाई हीरे से नहीं होनी चाहिए, शांति से नहीं होनी चाहिए, बहुत कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात यहाँ तक इसलिए पहुंची क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में जो शपथ ली थी उस पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि नियम बदल दिया गया बाद में, जो लोकसभा अध्यक्ष उन्होंने नियम में बदलाव कर दिया और कहा कि जो फॉर्मेट है शपथ का उसके आगे पीछे कोई भी अपनी बात नहीं कहेगा, सिर्फ शपथ लेगा। लेकिन इससे बात नहीं बनती। अगर कार्रवाई होती असदुद्दीन ओवैसी पर तो शायद यह दृश्य जो है, यह नज़ारा अभी देखने को नहीं मिलता। गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से। क्या कहेंगे इंजीनियर साहब, सही है ये? गोपाल कृष्ण जी जी, सबसे पहले मुकेश जी आपको नमस्कार और सभी प्रवक्तागण को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ये जो सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है ये बीजेपी और आरएसएस प्रायोजित है। अच्छा, इसका मैं सबूत दे सकता हूँ आपको, मैं भी बिहार का ही रहने वाला। सबूत है ये कि फिलिस्तीन जब जय हिंदवाद, ये जब जय फिलिस्तीन इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर में बोला तो उसी समय शो कॉज नोटिस करके अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। ओवैसी एज ए पार्ट बी बीजेपी के वर्क करते हैं, हर जगह चुनाव लड़ते हैं, बिहार में चुनाव लड़ते हैं, 1500 1200 300 400 वोट काट लेते हैं एक जाति विशेष का। तो इस तरह का काम, ये जो आज हम लोग डिबेट कर रहे हैं, तो डिबेट होगा तब ना जब कोई ऐसा कुछ अनुचित बोलेगा तो अनुचित बुलवाया जाता है। अनुचित बुलवाने के लिए ओवैसी का माध्यम बनाया जाता है। तो अब कल आप कहिएगा जब राहुल गांधी भी बीजेपी की सी टीम है, क्योंकि वो भी तो इसी तरीके की बातें करते हैं। वो बोलते हैं हिंदू हिंसक है, हिंदू नफरत फैलाने वाला है, हिंदू असत्य बोलता है। तो आप राहुल गांधी को सी कहेंगे। और ओवैसी की बात आपने करी, ओवैसी ने पांच विधायक जितवाए थे 2020 में। एक लाइन और कहना है। हाँ जी, और कहिए जी। अभी अयोध्या हारने के बाद एक हिंदू भाई ही हमारा, अयोध्या नहीं हारी बीजेपी है, अब बीजेपी फैजाबाद हारी है। अच्छा, अयोध्या जीती, फैजाबाद हारी। पहले अयोध्या कैसे आप जीत गए? अयोध्या जो विधानसभा है उसमें जीत हुई है, उसकी हम और क्या भाई, जो डेटा है वो बता रहे हैं आपको। सुन तो लीजिए, आज बद्रीनाथ हारे हैं, लिख लीजिएगा कहीं, आज बद्रीनाथ की हार हुई, आप लिख लीजिएगा। हाँ, मैं लिख लीजिए। हाँ। तो ये लोग फैजाबाद ही कह लीजिए, अयोध्या कह लीजिए, उन लोगों पर एक हिंदू भाई का मन को ये लोग बर्बाद करके, मन भ्रष्ट करके, उसको मुस्लिम का वेशभूषा पहना के वीडियो जो चलवा रहे थे चुनाव हारने के बाद, तो इस तरह की कुकृत्य कौन करता है? इस पर पुलिस ने एक्शन ले चुका है ऑलरेडी। तो ये इन्हीं का प्रायोजित काम है कि ये हो गया, वो हो गया, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम युवक था वो बीजेपी ने प्लांट किया था वहां पे? नहीं, मुस्लिम युवक नहीं था वो, राघवेंद्र त्रिपाठी था, राघवेंद्र करके कोई था वो। कौन? जो चुनाव के बाद एक वीडियो वायरल किया गया था। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कहाँ की बात कहाँ करने लगते हैं। आपसे मैं बात पूछता, आप लोग तुरंत मणिपुर चले जाते हैं, तुरंत वहां। अरे जिस मुद्दे पे बात, मैं दरभंगा की बात कर रहा हूँ, आप बिहार के हैं, मैं दरभंगा की बात कर रहा हूँ। मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि वही लोग हैं, दरभंगा हो चाहे तो दरभंगा में क्या वो मुस्लिम युवक नहीं है? आप ये कह रहे हैं? आपके प्रायोजित है वो, आप ही का प्रायोजित करवाया। ठीक है, मतलब समय पर बीजेपी प्रायोजित, बीजेपी के प्रायोजित, बीजेपी का आदमी है वो। अच्छा, ये पक्की में लिख लीजिए आप। चलिए, नहीं तो फांसी दे चौराहा पर। हाँ ठीक है, तो चौराहे आपने ओवैसी जी से क्या क्या नहीं कहवाया? एक चुनाव में कहवाया, हाँ वीडियो चलाकर, हाँ काटते रहो, वीडियो दिखा रहे हैं आप। आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? आप ही के चैनल पर डिबेट में मैं था, अरेस्ट नहीं किया गया ओवैसी जी को। ओवैसी जी एक दो बार कहेंगे तब ना, तो ओवैसी जी को तो फुल हाथ है भैया। चलिए, राहुल आनंद जी है आपके साथ, वो जवाब देंगे आपकी बात का कि भाई ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है। और ये जो सारी चीजें हैं प्रायोजित है, ओवैसी जी के द्वारा प्रायोजित है।
प्रायोजित है। एक प्रोपेगेंडा चल पाया गया था ठीक है। तन से जुदा, ठीक है, उसमें भी वो प्रायोजित था। हाँ वो भी प्रायोजित था, सब चीज जो भी कह रहा। राहुल गांधी भी सी टीम है, ये कहिए ना पहले। ठीक है, कह दिया जाइए। राहुल गांधी सी टीम है, बोलिए जी भाई, सारे लोग आप ही के साथ आ गए राहुल जी। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हमारा जो विपक्ष है आज, और जो शह देने की कोशिश करते हैं, उनके लिए अगर एक शुरुआत करें तो ये कहकर किया जा सकता है कि चले थे कहां जाने के लिए, जाना है कहां ये मालूम नहीं, अब अपनी भटकती कदमों को मंजिल का दिशा मालूम नहीं, बात क्या हो रही है, चले कहां जा रहे हैं। देखिए क्या है कि जब संसद से कोई भी, जब संसद का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई भी जब अपने लोकसभा क्षेत्र से जीत कर आता है खास करके, तो उसे जब वो अपनी ओछी मानसिकता का जो परिचय देता है संविधान को साक्षी मानकर, उसमें से एक सांसद हमारे ओवैसी जी हैं, जो आपने उनके शपथ ग्रहण के जो अंश सुनाए, उसमें वो संविधान को साक्षी मानने की बात कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर बातें कर रहे हैं, लेकिन संविधान का उल्लंघन कर संविधान को खतरे में डालकर संविधान के खिलाफ बातें कर रहे हैं और जय फिलिस्तीन कह रहे हैं। देखिए, एक कहावत है हमारे यहाँ, खास करके बिहार के अंदर की अगर हम बात करें तो बिहार में जो घटना घट रही है और देश के अंदर भी जो अराजक तत्व जो बढ़ते जा रहे हैं केंद्र मोदी सरकार के आने के बाद, अब ये धीरे धीरे अपने आपा खो रहे हैं, उसी का ये जीवंत उदाहरण है, जिसके वजह से आज आपको बिहार में देखने को मिल रहा है। या इसके पहले जब बिहार में सरकार गिरी थी, जब महागठबंधन की जब सरकार थी और जब NIA ने कार्रवाई की थी फुलवारी शरीफ में, आपको याद होगा, बिल्कुल, तो उस समय ये सारे महागठबंधन के लोग कह रहे थे कि भाजपा मुसलमानों को परेशान कर रही है। अगर ऐसी बात है तो फिर जो दिन रात जो मुसलमान करने वाली जो हिंसक हैं, जिसको राहुल गांधी कहते हैं, यानी कि हिंदुओं को जो मुसलमान करके हिंसक बताते हैं, वो हिंदुओं को बहुत आसानी से हिंसक बता सकते हैं, लेकिन उनको हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द बोल सके। और क्या अल्लाह, एक सवाल उठता क्या है, बोले, क्या बताइए। अल्लाह और पैगंबर को राजनीति के बीच क्या बोले? विपक्ष हमारा कभी नहीं ला सकता है, लेकिन हिंदू देवी अरे देवताओं आपके को गिनती ला सकता भर है। गिनती ये भर अपनी अंधभक्त गलतियों को आपके नहीं पास मानते है। हैं और वैसी है। बातें करते हैं जिसपे वो कवर अप करने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़े देर पहले बिल्कुल। हाजी नासिर साहब एक बात कह बिल्कुल। रहे थे कि आज अटल जी बद्रीनाथ की जीत बातों को लिए हम। याद रखना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि फिलिस्तीन जिस चीज का समर्थन करता है और जिस आतंकवादी के गढ़ का वो समर्थन करता है, ठीक उसी तरह जो हत्याएं करते हैं बच्चों की, जो हत्याएं करते हैं महिलाओं के, जो महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उसके ऊपर आप एक टिप्पणी नहीं बोलते हैं। आप इजराइल मणिपुर आप गए थे क्या? लेकिन बलात्कार हुआ मणिपुर में, आपकी हिम्मत है जाने की मणिपुर? बात की जाए तो उस पे चलिए हाजी स्तर की बात की जाए, ठीक है, हाजी नाजिम आपका जवाब देना चाह रहे थे। हाजी जी। हाँ मुकेश भाई, देखिए जिस तरीके से अभी राहुल जी ने ये कहा कि फिलिस्तीन के अंदर छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया गया था, फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन का भी नाम ये ले रहे। अरे सुन लीजिए मणिपुर की बात कीजिए ना, बात सुनिए तो आप भी सुन लीजिए। आप भाई फिलिस्तीन पे चर्चा हो रही है तो फिलिस्तीन की बात करेंगे ना। और सुन तो लीजिए, जी सुन तो लीजिए। जब आप फिलिस्तीन के, हाँ मुकेश जी, जब इन्होंने ये बात कही है तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बता दीजिए, भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इनका स्टेटमेंट ये आया है कि फिलिस्तीन के अंदर जो हमास नाम का वो आतंकवादी है? क्या भारत के ऑफिशियल साइट पे क्या ये लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ तो फिर ये बीजेपी के प्रवक्ता किस तरीके से कह सकते? लेकिन इनके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नाम आता। और सुन लीजिए, ये तो फिलिस्तीन का झंडा था, अगर इस पे हरा चांद वाला होता तो आप इस झंडे को पाकिस्तान का झंडा बता देते। अभी हाहाकार मच जाता, आप लोगों के पेटों में दर्द हो जाता और कहते उसी दरभंगा में पाकिस्तान का झंडा भी फहराया गया था। देखिए हमने आज ये प्रोग्राम जो है दो चीजों पर चर्चा करने के लिए किया। हाजी नाजिम ठीक है, आपने बोल लिया, आप सुन लिया, जवाब मिल जाएगा आपको, जवाब मिल जाएगा। मैंने आज दो जो मसले आए हैं आज दिन में, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। एक तो ये दरभंगा वाला मसला, दूसरा मसला जलगांव से आया है, उस पर भी मैं चाहता हूँ कि आप लोग बताएं। जलगांव से जो ट्रेन जा रही थी उस पर जो मुस्लिम भीड़ ने जो है ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की है, बेवजह पत्थरबाजी की है, दर्जनों जो यात्री हैं वो घायल हो गए हैं, वो बिहार और यूपी के सारे यात्री थे। इस पे भी तो कुछ कहिए कि आखिर क्यों जहां आबादी बढ़ जाती है मुसलमानों की, वो कुछ भी करने लगते हैं जिस इलाके से। जी अरे आपको तो गोपाल कृष्ण जी जरा सोच समझ के बोलिए। आपने देखा वो विजुअल, आपने विजुअल देखा है? मैं जानता हूं क्या चल रहा है। हाँ तो क्या चला बताइए जरा सा। ये सारा प्रायोजित है। जब ये चुनाव बुरी तरफ हारने लगे, बद्रीनाथ जब हार गए, हाँ। या आज तो बद्रीनाथ का रिजल्ट आया, आज विधानसभा पोलिंग को डिस्टर्ब किया जाता है, पोलिंग को प्रभावित कर सकते हैं आप गोपाल जी, पोलिंग को आप जो प्रभावित कर सकते हैं घटना दे करके, आप परिणाम को नहीं प्रभावित कर सकते।
ये परिणाम के दिन हुआ है, ये कल की घटना है, ये कल की घटना है। ये वीडियो आज आपके सामने आया है। किस तरीके से आप कुछ भी बोल देते हैं? आपकी कोई संवेदनशीलता, कुछ भी आप बोल देंगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। विद ग्राउंड। हाँ, बेचैनी बीजेपी की है, चिढ़ बीजेपी और चिढ़ की आप उसकी बात है। आप जलगांव की मैं बात कर रहा हूँ। जलगांव में जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ी है वहां इस तरीके की समस्याएं हुई है। ये इन पे बोलिए ना। बिल्कुल नहीं। तो जलगांव में उस ट्रेन पे पत्थरबाजी करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्यों पत्थरबाजी हुई वहां पे? क्या है, कौन करवाया, इसकी जांच होगी। जांच क्या हो? सारे टोपी वाले दिख रहे थे उसमें। टोपी वाले तो दिखेंगे ही, जब माना है टोपी तो दिखेंगे टोपी ना। क्या वो इलाका भी मुस्लिम बहुल इलाका है। वो इलाका भी मुस्लिम बहुल इलाका है। वीडियो में सारे चेहरे हैं। जानकारी देता हूं कि आरएसएस का एक विंग मुसलमान का विंग भी है। आरएसएस का एक विंग है, वो मुसलमान का विंग है। आई नो दैट। पब्लिकली अब कहां जाओगे ढूंढने कातिल मेरे? अब कहां ढूंढने जाओगे कातिल मेरे? तुम तो मेरी मौत का इल्जाम भी मुझी पे रख दो। यही बात है। बिल्कुल वही उसी तरीके की बात आप कर रहे हैं। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे ब्रेक के बाद तो चर्चा यूं ही जारी रहेगी। सही बोले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा यूं ही जारी है। दो घटनाओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। दरभंगा में जिस तरीके से फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया मुहर्रम के जुलूस के दौरान, और जिस तरीके से जलगांव में ट्रेन पर पथराव किया गया मुस्लिम भीड़ के द्वारा, ये दोनों विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और हमारे जो पैनल है हमारे साथ में है, और मैं एक बार फिर से अपने जो कांग्रेस के प्रवक्ता है मैं उनके पास जाऊंगा। बीच में उन्हें मैंने रोक दिया था जी। और ये ट्रेन के विजुअल्स हैं। एक बार मैं गोपाल कृष्ण जी को चाहूँगा कि एक बार इस विजुअल को देखें और तब इस पर प्रतिक्रिया दें। गोपाल कृष्ण जी, गोधरा बनाने की कोशिश की जा रही थी इस ट्रेन को। ये कौन है, कौन लोग हैं, कैसे काम कर रहे हैं, ये मुसलमान किसके कहने में है? क्या 5-5 हजार रुपया किसी पार्टी ने दिया है, सरकारी पार्टी ने दिया है? कुछ भी हो सकता है करवाने के लिए। मैं एक चीज आपको साफ कर दूं गोपाल कृष्ण जी, मैं आपको एक चीज साफ कर दूं कि सुदर्शन न्यूज बिना किसी ऑथेंटिसिटी, जब तक पूरी तरीके से पता नहीं चलता है, मैं विजुअल, ये कल से विजुअल आए हुए थे हमारे पास, ये विजुअल कल से हमारे पास थे, जांच का विषय है। ये कल से हमारे विजुअल हमारे पास थे और हमने पूरी तस्दीक करने के बाद ये विजुअल, हाँ, और वो जो लोग थे उनके बारे में भी पता है। महाराष्ट्र में हमारी बहुत अच्छी टीम है गोपाल कृष्ण जी। कौन सपोर्ट कर रहा है उनको, कौन पैसे देके करवा रहा है कि करो, अभी महाराज चुनाव आने वाला है, खूब दंगे फसाद करो, तरह तरह के दंगे उड़ाओ, हिंदू मुसलमान करो, तो बेचैनी तो उसको हो रही होगी जो हार रहा है संभवतः। मैं तो यही आकलन कर सकता हूं कि बेचैनी है। आप इसको पॉलिटिकल जीत और हार की तरह ये चर्चा नहीं है, ये राजनीतिक चर्चा नहीं है। देखिए, आप केवल राजनीतिक चश्मे से सब चीज को नहीं देखिए, आप सामाजिक चश्मे से तो देखिए। कल आपके साथ भी यही समस्या होगी गोपाल कृष्ण जी, जब आपके पड़ोस में, जब आपके आसपास सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे और आपको भी कहेंगे कि या तो धर्म बदलो नहीं तो घर छोड़ के जाओ, तब आप हमारे पास ही आइएगा, आप, और हम ही आपकी समस्या सुनेंगे। जिस दिन क्या कर देंगे, मैं खुद मुझे जरूरत पड़ेगी तो। मैं धर्म की रक्षा, हजारों साल से बिहार में छठ पूजा हो रहा है, आपने करवाया है क्या? हजारों साल से आप करवाते रहे छठ पूजा, इसीलिए मैं आपको जगा रहा हूं। आप छठ पूजा करवाते रहें और करवाने लायक बचे रहें, इसीलिए मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, और ये प्रोग्राम इसीलिए है। हाजी नाजिम कुछ बोलना चाह रहे हैं। जरूरत नहीं है, हम लोग ताकतवर हैं, हम अपनी 1000 साल ताकतवर है तो आपके दरभंगा में अगर ताकतवर है तो आपके दरभंगा में जो अवैध मस्जिदों की संख्या बढ़ी है, अवैध मदरसों की संख्या बढ़ी है, एक बार जरा सा तोड़ के दिखाइए मुझे। डेटा है वो 6-7%, 8% 1947 में थे और 8% आज भी हैं। और नहीं है एसएसबी और आईबी का जो एसएसबी और आईबी की रिपोर्ट आपको मैं भेज देता हूं। आप लोग को सब चीज यही कहते हैं ना, शुतुरमुर्ग की तरह सर अपने जमीन में धंसा लेने से सच बदल नहीं जाता। नहीं, आप लोग शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जो है ना जमीन में धंसा लेते हैं, आप समझते हैं यही सच है। आप अपने हिस्से का जो आपको पॉलिटिकली सूट करता है आप उसी को सच मानते हैं, यही गलत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज आप छठ पूजा मना रहे हैं, हो सकता है कल ना मना पाए आप। अब आपकी पूजा, आपके देवी देवता, आपके संस्कार बचे रहें, इसीलिए आज आपको चेतावनी दे रहा हूं कि संभल जाइए। आप केवल कांग्रेसी नहीं है, आप हिंदू भी हैं। राहुल जी,
मुझे मोदी जी की जरूरत नहीं है उसके लिए। अरे हिंदू रहने के लिए मोदी जी को कौन कहा? मोदी के पहले भी हिंदू थे, मोदी के बाद भी हिंदू रहेंगे, मोदी के साथ भी हिंदू हैं। इसमें मोदी जी कहां से आ गए? कल आप नहीं रहेंगे हो सकता है, लेकिन हिंदू तो रहेगा। जी राहुल जी। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है जब पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर इस तरह की अनर्गल बातें करता है तो उसकी शिष्टाचार और उसके पढ़े लिखे रहने का बहुत ज्यादा हिंदू है इस देश में। है। कौन कह दिया कि हिंदू खतरे में पड़ गया है या ये हो गया? मैं बड़ा खुलकर कह रहा हूँ, कभी मुझे चौराहे आगे डिबेट कर लीजिए। अगर 110 करोड़ हिंदू है इस देश में, हिंदू पूरे दुनिया में फैले हुए हैं और सब जगह है और इज्जत से आपको मैं दो, ठीक है, आपने बीच में इंटरफेयर किया, मैं आपको 2 डाटा देता हूं, उसका जवाब दीजिए आप। 55 अभी जो प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार थे उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है 55 साल के जनसंख्या बढ़ने पे जो नियंत्रण जो उन्होंने रिपोर्ट दी है, क्या उस रिपोर्ट को आप चैलेंज करेंगे? आप उसको रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं? उसमें 43% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। 55 साल में 43% मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। हिंदुओं की आबादी 8% घटी है, सिख की घटी है, जैन की घटी है, बौद्ध की घटी है। इस रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं आप? मैं इंजीनियर हूं, मुझे डेटा को मैनिपुलेट करना आता है। मुझे ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये फैक्ट है। ये मैनिपुलेशन आप लोग करते हैं, ये फैक्ट है। डेटा जो है ना, मैनिपुलेशन करने के लिए नहीं होता है। आप लोग डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, ये फैक्ट बताया जा रहा है। तो 47 में मुस्लिम 8% थे और अभी भी 8% के आसपास है। अभी 8% है। आपकी सरकार के आंकड़े 11 के जनगणना में तो 18% है। 18 नहीं तो 18% है। आपकी सरकार का 11 का जनगणना किसने कराया था? किसने कराया था? 18% का। तो फिर अब 8% के 10% तो आप ऐसे ये बता रहे हैं। ये दिमाग में जो आपका जो है ना तुष्टीकरण का जो जंग लगा हुआ है ना, तुष्टीकरण का जो आपको जो एक वायरस लग गया है ना, इसी के कारण 18 आपको 8 सुनाई देता है, 18 आपको 8 दिखाई देता है। 43% बढ़ गया, लेकिन आपको कोई समस्या नहीं लगती है। जब आपके घर में आपके आसपास में हो जाएंगे ना, तब आपको समस्या समझ में आएगी। राहुल आनंद जी, मैं समझ गया आपकी, मैं आपके प्रति चिंतित हूं। इंजीनियर गोपाल सबसे पहले आप ही बनेंगे। आपको बताते हैं, बलि से मुसलमान बनाने से पहले आदमी को धर्मनिरपेक्ष बनाया जाता है। अब धोर के रख लीजिए, अभी आप धर्मनिरपेक्ष बन चुके हैं। ठीक है, हिंदू बन के रहिए, खुश रहिएगा। राहुल आनंद जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो धर्म है वो विश्व का कल्याण और अधर्म का नाश सिखाता है। और जो मुस्लिम धर्म है वो कहता है कि जब मस्जिद में जाओ तो तलवार या पत्थरबाजी करो। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर कि हमने जम्मू कश्मीर को हमने देखा है कि किस तरह से पत्थरबाजियां हुआ करती थी। अब इन लोगों ने अपने ट्रेन को बदल दिया है। और यही नहीं, जो बौखलाहट देखने को मिल रही है, जो आज दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन का जो एक वीडियो आया, वो काफी हृदय विदारक है। और कोई भी इंडिया अलायंस के लोग इसके ऊपर कमेंट करने से बच रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको भगवान शिव की तरह भस्मासुर को ये आशीर्वाद देना है कि तुम प्रसन्न होकर मुझे ही जला देना, और उसी जलती आग में ये सारे लोग जलेंगे, उसी की ये तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, चलो भगवान शिव पे तो ये मजाक उड़ाते हैं, एक बीमारी है जिसको रतौंधी बोलते हैं, जिससे शाम में कोई दिखाई नहीं देता है। इससे भी तो आप वेकअप कॉल ले लीजिए कि अब तो जाग जाइए, अब तो सच बताइए कि क्या हो रहा है, क्या घट रहा है। अगर नहीं घट रहा है तो बंगाल के अंदर कंगारू अदालतें जो चल रही हैं, इसके ऊपर क्यों नहीं बोल रही हैं? कल ममता दीदी अंबानी के घर पे गई थी भोजन करने के लिए, और कंगारू अदालत उन्हीं के राज्य में चल रहा है। लड़कियों को पीटा जा रहा है, लड़कों को पीटा जा रहा है, टीएमसी के मुस्लिम गुंडे कर रहे हैं ये सब सारे काम, लेकिन कोई इंडिया अलायंस के लोग नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पाप का घड़ा ये भर रहे हैं, और उसको शह देने का काम ये इंडिया अलायंस के लोग कर रहे हैं, जो बैठे हैं और कह रहे हैं कि तुम करो और हिंदू मुसलमान की बातें हम करेंगे। और बार बार बीजेपी को जो कटघरे में डाल रहे हैं, ये शुक्र मनाइए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, नहीं तो जो जजमेंट आ रहा है वो सारे जजमेंट को बदल देते हैं। कांग्रेस के ही नेता ने कहा, जो प्रतिपक्ष के नेता बन रखे हैं, उन्होंने ही कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो अध्यादेश लाकर राम मंदिर को तोड़ देंगे और वहां पे मस्जिद बनवा देंगे। इस तरह की बातें इनके नेता ही कह रहे हैं, कोई मेरी बनाई हुई बातें नहीं है ये। बिल्कुल। ये हाजी नाजिम कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे उसके परशुराम जी के पास जाएंगे। जी हाजी, कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हाँ बिल्कुल मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे पैनलिस्ट के अंदर एक मुस्लिम को आपने मुझे अहम रोल दिया बात करने का, क्योंकि मुझे देखिए चारों पैनलिस्ट हिंदू भाई है तो चारों सुरक्षित है। आपको एक सच्चा हिंदू, आपको एक सच्चा मुस्लिम मानता हूँ, जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके आप मुसलमान तो बन गए, लेकिन आप जो मैं सच्चा मुसलमान मानता हूँ, हज करके आप आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैं आपको अपने हर एक डिबेट में बुलाता हूँ। जी हाँ मुकेश जी, तभी तो मैंने आपका शुक्रिया अदा करा। और देखिए दूसरी बात है,
देखिए, जिस तरीके से संविधान हम लोगों को परमिशन देता है कि हमारे रिलीजियस की, और उसी तरीके से मैं बताता हूँ, जब पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने शपथ ली थी और बाद में बोला कि जय फिलिस्तीन, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वही पार्लियामेंट है जहां पर एक सांसद जब बोलता है तो दूसरा सांसद जो भाजपा का है वो क्या कहता है कि आप शब्द उसको बोलता है और कहता है कि संसद से बाहर निकल, मैं तुझे देख लूंगा। वहां पर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करा गया, तो ये वही संसद है। लेकिन संसद का सबको सम्मान करना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि जब जय फिलिस्तीन बोला तो जय का मतलब किसी की प्रशंसा करना होता है। अब जैसे मान के चलिए हम किसी का धार्मिक नाम लेते हैं तो जय नाम लगाते तो प्रशंसा वाला, लेकिन ओवैसी साहब को इस तरीके से टारगेट न करा जाए। ऐसा कीजिए हाजी साहब, आप जितने भी लोग हैं उनको कहिए जी कि अपने घर में फिलिस्तीन का झंडा लगाएं, उसी का बिछाएं, उसी का ओढ़ें, उसी का तकिया लगाएं, उसी को दीवार पे लगाएं, घर के अंदर रखें। चाइना में कर रहे हैं ना आप लोग, चाइना में कर रहे हैं ना सब चीज घर के भीतर में, यहाँ भी कीजिए। अब आपको अगर फिलिस्तीन का झंडा इतना प्यारा है तो भाई अपने मस्जिद में लगा दीजिए ना, हटा दीजिए इस्लाम वाला झंडा, उसे फिलिस्तीन का लगा दीजिए। आप कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप सार्वजनिक तौर पर झंडा नहीं लगा सकते आप। और जो संसद में हुआ उसका भी हम विरोध कर रहे थे, उस दिन भी कर रहे थे, आज भी करेंगे। संसद में जो हुआ वो भी गलत हुआ, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये मांग हम भी करते हैं। जैसा गोपाल कृष्ण कहते हैं, हम भी मांग करते हैं कि भाई उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इससे कहाँ बोल रहे हैं कि हम नहीं होनी चाहिए। आप किसी, वो हमारे रूल बुक में है, जो पार्लियामेंट के रूल बुक में है कि अगर अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश का आप गुणगान करते हैं तो आपकी सदस्यता जा सकती है, उनकी सदस्यता छीननी चाहिए। नहीं गई है, मैं विरोध करता हूं, मैं भी मांग करता हूं कि जानी चाहिए असदुद्दीन ओवैसी की सदस्यता। लेकिन जो बात यहां कह रहे हैं आप, वो आप भी गलत कर रहे हैं। फिलिस्तीन से हमारे संबंध और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई में भारत का स्टैंड न्यूट्रल स्टेट की है। हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है। लेकिन आप फिलिस्तीन का जो समर्थन कर रहे हैं वो केवल मुसलमान होने के नाते कर रहे हैं। आप न्याय अन्याय नहीं, आप केवल मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, इसलिए आप कह रहे हैं। और फिलिस्तीन के विरोध समर्थन में लिखकर करके आप हिंसा तक फैला चुके हैं, उसके भी उदाहरण आ चुके हैं यहाँ पे। ये नहीं चलेगा यहाँ पे, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है आपके हाथ की, आपके पॉकेट की चीज नहीं है, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। और ऐसे जो करेंगे उस पर कार्रवाई होगी और होनी चाहिए। हमारे साथ परशुराम जी, आपके सवालों का जवाब दे दो। हाँ है, हाँ ठीक है ना, हम क्या करें, भारत के दोनों के साथ राजनयिक संबंध है, भारत का न्यूट्रल स्टैंड है, किसी के ना साथ है ना किसी के पक्ष है, भारत न्यूट्रल है इस पे। इसलिए कम से कम अपने देश की विदेश नीति का तो सम्मान कीजिए, संविधान का सम्मान कीजिए, देश का सम्मान कीजिए ना। जो देश का स्टैंड है उसके साथ तो खड़े रहिए ना। आप फिलिस्तीन के साथ खड़े होकर के क्या देश का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, विदेश नीति में अपनी नाक घुसर रहे हैं, जानकारी कुछ भी नहीं है, नाक घुसर रहे हैं उसमें आप। पहले जो फिलिस्तीन के बड़े नेता यासर अराफात थे वो भारत के सपोर्ट में थे। अरे बाहर फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला भारत दूसरा राज्य था, फिलिस्तीन को अलग स्टेट के रूप में मान्यता देने वाली इंदिरा गांधी दूसरी थी, दूसरा। तो इसको इनकार कौन कर रहा है? लेकिन इस फैक्ट से ये फैक्ट बदल नहीं जाएगा ना, उस फैक्ट के नीचे इस फैक्ट को दबाया नहीं जा सकता नहीं कि आज फिलिस्तीन का झंडा उठा रहे हैं तो आप फिलिस्तीन के प्रति प्रेम नहीं है, मुसलमान के प्रति प्रेम है आपका। आप मुस्लिम मेंटालिटी से ऐसा कर रहे हैं, आपके इंटेंशन पे हमें प्रॉब्लम है, इसलिए हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आज आप झंडा लेकर के घर में बिछाइए अपने बिछावन पे और ये उसी को, कोई मतलब नहीं किसी को, लेकिन अगर हमारे देश में फैलाइएगा तो आपके हाथ को तोड़ दिया जाएगा। आप प्रशासन आपको जेल के भीतर में डालेगी, कानून है, नहीं करने दिया जाएगा ऐसा। परशुराम जी क्या कहेंगे आप? तो जो करेगा वो जानेगा ना। भारत देखिए, तिरंगे का अपमान, तिरंगे के सम्मान के लिए नाते अगर हिंदू होकर के भी नहीं खड़ा हो सकते हैं तो कम से कम सुनने का प्रयत्न कीजिए इंजीनियर साहब। आज संविधान के जो निर्माता हैं उन्होंने लिखा है यतो धर्म ततो जयः, ये सब मत सुनाइए, न्यायपालिका का बोध वाक्य है, मंत्र हमको भी आता है। उसके बाद ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय, उसके बाद आप रघुनाथाय नारा लगाते हैं जय फिलिस्तीन, मंत्र मुझे भी आता। फिलिस्तीन का झंडा उठाते हैं। कल होकर के कौन उठाया झंडा? कौन उठाया झंडा? झंडा आप लोगों ने उठाया, आप उठवाए, आप लोगों ने। और आपका इतिहास आज से नहीं है, भारत विभाजन के समय से आपका इतिहास ही रहा है। गृह मंत्री आप लोगों ने ऐसा साथ दिया है और तुष्टिकरण की नीति आपने अपनाई है। और ये माफी के योग्य अपराध नहीं है और इस अपराध में आप भी अपराधी न बने। गृह मंत्री पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि एक्शन क्यों नहीं लिया गया? गृह मंत्रालय पर भी कार्रवाई होना चाहिए। गजब आपकी जानकारी है, गजब आपका नॉलेज है। गोपाल कृष्ण जी, संसद के भीतर में अगर कुछ होता है तो गृह मंत्री क्या उसको ले सकते हैं? एक मिनट, संसद के भीतर में कुछ होता क्या है तो गृह मंत्री लेंगे एक्शन उस पर?
वही तो रिकमेंड करेंगे अध्यक्ष महोदय, उस पर गृह मंत्री एक्शन लेंगे। कुछ नहीं ले सकते, क्यों नहीं लेंगे? नहीं, ये संविधान, ये जो है वो हाउस के अंदर का मामला है। हाउस के अंदर जो है गृह मंत्री का नहीं चलता है, हाउस के अंदर जो है लोकसभा जो है उनका चलता है। हाउस के अंदर में कोई आईपीसी नहीं चलती, हाउस के अंदर में आईपीसी लागू नहीं है। अब जानकारी होनी चाहिए, गृह मंत्री का कोई रोल नहीं है, गृह मंत्री का कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है। क्या वहाँ कुछ कानून लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष क्यों? लोकसभा अध्यक्ष करेंगे ना, संवैधानिक पद है, हम तो विरोध कर दिया। अब आपके ऐसे थोड़ी है जाके राहुल गांधी जी ने वीडियो दिखाया कि कैसे लोकसभा अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर के आगे झुक रहे हैं और बाकी लोगों से बराबरी से मिल रहे हैं। तो अध्यक्ष क्या कार्रवाई करेंगे जब वो खुद करवा रहे हैं ये काम कि भाई बोलो, हम लोग डिबेट करेंगे, पोलराइजेशन होगा, वोट मिलेगा। लेकिन अब वो काम करने वाला आपका इस देश में नहीं है। सनातन के लड़के 10-10 हजार की नौकरी खोज रहे हैं, उनकी मदद कीजिए आप लोग, अगर आपको पावर है तो। रोज रेलवे एक्सीडेंट हो रहा है, हम तो मदद कर रहे हैं, सरकार भी मदद कर रही है, लेकिन इन झंडा उठाने वालों की कौन मदद कर रहा है, ये भी तो बताइए आप। तो अगर अभी ओवैसी को जेल में डाल दिया गया होता तो ये काम नहीं होती। आपने इनकरेज किया उसको, आपने बढ़ावा दिया। बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी गुड। सिर्फ डिबेट करेंगे। चलिए, राहुल आनंद जी बोल रहे हैं। राहुल जी, अब देखिए, इनको एक मैनिया हो गया है कि जब भी कुछ होगा, देश में घटना घटेगा, वो बीजेपी ही करवाएगी। इस मैनिया से इनको बाहर निकलना अति आवश्यक है। और कुछ चीजें जो आप बेरोजगारी पर सरकार को घेरते हैं, महंगाई पर सरकार को घेरते हैं, आप इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। आप अराजकता को बढ़ाइए मत। यही हमारे विपक्ष की परिभाषा है कि जब भी कोई हमारे देश के अंदर भारत विरोधी काम करेगा, उसके साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य के अंदर की बात हो। देखिए, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, तुष्टीकरण की बातें हैं ना, आप मणिपुर के मसले को उठाते हैं, लेकिन आप कभी बात नहीं करते। 10,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ है। सरकार यहाँ पे आंकड़े हैं आपके पास? क्या, कहाँ से डेटा ला रहे हैं आप? कहाँ से डेटा ला रहे हैं? सोर्स बताइए ना, सोर्स क्या है, सोर्स क्या है आपका? वुमेन कमीशन। आप गए कौन सा वुमेन कमीशन? भाई कोई वुमेन कमीशन का रिपोर्ट नहीं। कहाँ बताइए? गूगल पे सर्च करता हूँ, बताइए। मैं अभी निकालता हूँ मोबाइल, बताइए कहाँ है मोबाइल? मैं बताइए, मैं देखता, बताइए कौन सा, कहाँ सर्च करूँ, कौन सा वुमेन कमीशन बताइए। आप कुछ भी आकर के मत बोल दीजिए, कुछ भी आकर के मत बोल दीजिए, कुछ भी आकर के मत बोलिए। नहीं, नेशनल क्यों बोलिएगा? महिला को नेकेड, अरे वो छोड़िए ना वो बात, वो किसने किया? वो अपराधी था, सजा मिल गई, उसको सजा मिल रही है उसे। आप जो बोले 10,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ, ये डेटा कहाँ से मिला आपको? कहाँ से डेटा मिला आपको? आप लोग झूठ फैलाते हैं। आप जो है मणिपुर को आप सुलगा रहे हैं, आप लोग मणिपुर को सुलगा रहे हैं, वहां की आग को ठंडा नहीं होने दे रहे हैं। आप जब भी मणिपुर शांत होता है, आप लोग जाकर के आग लगाते हैं वहां पे। 10,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ, आपके कहां से डेटा है आपके पास? कौन सा गए थे आप? गए थे क्या? रिसर्च करते थे? कितनी बार मणिपुर गए? कितनी बार मणिपुर गए? कितनी बार मणिपुर गए? कितनी बार आपके नेता गए वहां पे? कौन सा डेटा है? डेटा कहां से लाए? सर्वे कहां से आया? कौन सा सर्वे? सैंपल साइज क्या है उसका? मणिपुर का छोटा सा राज्य आपसे कंट्रोल नहीं। अरे आपसे हम पूरा हम सरकार है, तो सीएम को नहीं हटाया गया तो आपके हिसाब से सरकार चले ना, आपके हिसाब से देश चले तो सब चीज बहुत अच्छा है। हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से चले सब चीज, आपके हिसाब से चले सब चीज। नहीं होता। चलिए ठीक है, समझ गया। और गोपाल कृष्ण जी पढ़े लिखे आदमी है, इंजीनियर हैं आप, कुछ भी मत बोलिए। नेशनल चैनल पे दुनिया देख रही, मैं आपको चुप भी हो जाऊंगा। दुनिया आपसे पूछेगी, दुनिया पूछेगी जो डेटा आप कहां से लाए। आप गलत फहमी नहीं, आप अफवाह नहीं फैला सकते हमारे जरिए। आप अफवाह फैला रहे। मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि गोपाल कृष्ण की बात पे जो आप ध्यान ना दे, क्योंकि ये वैसे ही बोलते हैं जैसा कि इन्होंने खुद ही बोला। डेटा नहीं है, आंकड़ा नहीं है, गए नहीं मणिपुर, 10,000 लोगों का बलात्कार हुआ। कहां हुआ बलात्कार भाई? इस तरीके से राजनीति अपने घर में कीजिए, यहाँ टेलीविजन चैनल पर राजनीति करने के लिए नहीं है। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, वाइंड अप करने के लिए हमारे पास बार बार इशारा आ रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए गोपाल कृष्ण जी आपका, राहुल आनंद जी आपका, हाजी नाजिम जी आपका और परशुराम कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो कृत्य किया गया है दरभंगा में, जो हुआ है जलगांव में, ये आने वाले समय की, आने वाले जो दिन है उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रही कि अगर आज आप नहीं सुलझे, अगर आज आप नहीं चेते, तो कल आने वाला दिन जो है आपको इससे भी भयानक देखने को मिलेगा। आज फिलिस्तीन का झंडा उठाया गया है, कल पाकिस्तान का झंडा उठाया जाएगा। अभी जलगांव में पत्थरबाजी हुई है, कल आपके घर पे पत्थरबाजी होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।